हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गुजर्स मिशन एजुकेशन। और आज क्लास 9th वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हाजिर है। एक शॉर्ट में इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे। और अगर तुम एंड तक इस लेक्चर में बने रहे ना, तो मेरी गारंटी है कि तुम्हें हर एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और तुम खुद बोलोगे कि मैम अब हम इस टॉपिक के ना महारथी हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ला दो, अब क्वेश्चन करने की देरी है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक की बेसिकली इस चैप्टर की अगर इतनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तक पहुंचना है तो एंड तक बने रहना इस चैप्टर में। वीडियो स्किप मत कर देना, पूरी वीडियो आपको देखनी है, नोट्स बनाने हैं, समझना है पूरे चैप्टर को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सबसे पहले मैटर है क्या। देखो, किसी ने बोला है, किसी महान आदमी ने बोला है कि एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज जो है वो मैटर है। अब क्यों है? क्योंकि हमें दो सिचुएशंस चाहिए किसी भी चीज को मैटर बोलने के लिए या फिर मैटर कहलाने के लिए। किसी भी चीज के पास दो सिचुएशंस होनी चाहिए। सबसे पहला, उसके पास होना चाहिए मास। ठीक है, उसके पास होना चाहिए वजन, चाहे कितना भी वजन हो, कम हो ज्यादा हो, उसके पास मास होना चाहिए। और दूसरा, वो कुछ ना कुछ जगह घेरे, कुछ ना कुछ जगह वो जरूर घेरे। तो दो प्रॉपर्टीज आपकी होनी चाहिए मैटर कहलाने के लिए। पहला कि उसके पास मास होना चाहिए और दूसरा उसके पास स्पेस होनी चाहिए। देखो, इररिस्पेक्टिव कि कितनी स्पेस वो घेर रहा है या कितना मास उसके पास है, ये बिल्कुल कुछ भी मैटर नहीं करता है मैटर के अंदर। ठीक है, मैटर बनने के लिए, मैटर होने के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टीज चाहिए, पहला मास और दूसरा स्पेस। ये होता है आपका मैटर। अब ये जो मैटर भैया है ना, इनकी भी चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। देखो, चार आप मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स समझने वाले हो। सबसे पहला कि जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं नेचर में, और यही है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर आपका पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज्यादा क्या है? छोटा है। थर्ड, जो आपके पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। और चौथा है कि आपके पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो यानी कि ये चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ना सिर्फ पार्टिकल्स के ऊपर ही है। ठीक है, एक बार जरा मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ढंग से। सबसे पहला है कि जो आपका मैटर है वो मिलकर बना है पार्टिकल्स से, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है आपका कि ये जो पार्टिकल्स है इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब बेसिकली इसके रिगार्डिंग आपको एनसीईआरटी में ना एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें बेसिकली है क्या कि आपके पास एक बीकर है, उसमें आपका वाटर है, वाटर में आपने एक स्पून एक सब्सटेंस डाल दिया, जिस सब्सटेंस ने इस सोल्यूशन को पिंक कलर दे दिया है। और वो सब्सटेंस का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, सो दैट आई गॉट टू नो कि हाँ पढ़ाई हो रही है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, चीजें पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, चलो अब आपका सोल्यूशन हो गया है पिंक कलर का। अब आपने यही पिंक कलर का सोल्यूशन का छोटा सा पार्ट एक क्लियर वाटर के अंदर डाल दिया, और अब आप नोटिस करोगे कि ये क्लियर वाटर भी पिंक कलर का चेंज हो गया है। क्या हो गया है? पिंक कलर का चेंज हो गया है। अब आपने वापस से क्लियर वाटर लिया और इस पिंक सोल्यूशन का छोटा सा पार्ट उस तीसरे सोल्यूशन में डाल दिया, लेकिन आप देखते जा रहे हो कि अगर आपने यही सेम प्रोसेस 10 बार भी किया है तो आपको पिंक कलर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है उसकी, लेकिन फिर भी आपको वो देखने को मिल रहा है। और ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि आपके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं पा रहे हो, और इतने सारे रिपीटेड एक्शंस के बाद भी आपको वो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, आपको वो पार्टिकल्स जो है परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप 10 बार ये एक्शन अगर रिपीट कर रहे हो तो स्टिल आपको क्या देखने को मिल रहा है? पिंक कलर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करती है कि जो पार्टिकल्स है आपके मैटर के वो बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है। थर्ड आपकी थी कि जो आपके पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इनके बीच में स्पेस है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है बेसिकली। ठीक है, और इसी स्पेस की वजह से आपका सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म होता है। अब बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, अगर मैंने पानी लिया, मैंने पानी के अंदर चीनी डाल दी और वो चीनी उसमें घुल गई। ठीक है, पूरा जो हमारा सोल्यूशन है वो मिक्स हो गया, वो हम लोग उसको बोलेंगे शुगर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? शुगर सोल्यूशन। अब देखो, सिंपल सी एक चीज तुम्हें नोटिस करनी है कि अगर वो शुगर उन पानी के मॉलिक्यूल्स में मिल रही है, घुल रही है, डिफ्यूज हो रही है या फिर मिक्स हो रही है अगर, तो क्यों हो पा रही है? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है?
स्पेस है, ठीक है। और चौथा है कि जो आपके पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मैम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन मोशन। क्या? एनर्जी इन मोशन। जो आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो हमेशा 24/7 मूव करते रहते हैं, और जो एनर्जी आपको चाहिए होती है मूवमेंट को शो करने के लिए, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बच्चों एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का, वो कभी रुकती ही नहीं है, ठीक है। रुकती इन द सेंस कि अगर आप उसको नेसेसरी कंडीशंस दोगे तो वो चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मोशन को शो करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कहावत अपनी जिंदगी में लेकर आओ कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए, रिसोर्सेज है नहीं है, तबीयत खराब है नहीं है, लेकिन आपको काम करना है, धैर्य रखना है, काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये प्लीज दिमाग में रखो अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर वो आपका वाला मैटर नहीं कि मैम मैटर हो गया, ये वाला मैटर नहीं, दूसरा वाला मैटर, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि आपने बेसिकली 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। उसके बाद अब आप पढ़ रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो कि होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको भी एक एक करके देखते हैं। देखो, जो आपके सॉलिड होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, उनकी शेप चेंज नहीं होती, डेफिनेट होती है, ठीक है। उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं वो, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ वाइब्रेशन होती है, ठीक है। देखो, जैसे कि मान लो ये कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड बॉक्स है, इसके जो पार्टिकल्स है बेसिकली, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस देखो, स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये 24 घंटे 24/7 ये मूवमेंट में होते हैं, तो सॉलिड के अंदर ये मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन दिखाती है, यानी बहुत स्लो मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, स्पेस है लेकिन कम है, ठीक है। अब आते हैं अपने लिक्विड्स के ऊपर। ये जो लिक्विड है, इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन जो इनकी वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। लूजली पैक्ड होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे से, और इसके साथ साथ ये थोड़े से फ्रीली और थोड़े से स्लोली मूव कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी गैस। गैस का कुछ नहीं होता, ये तो वेली होती है, ना इसका शेप है ना इसकी वॉल्यूम है, कुछ नहीं होता इसका, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है, और इसके साथ साथ ये हमेशा फ्रीली मूव करती है, और ये हमेशा मूव वेरी फास्ट इन ऑल द डायरेक्शंस, रैंडमली ये मूव कर सकती है। और इसका आप एग्जाम्पल भी देखोगे, अगर आपने एक कोने पे परफ्यूम छिड़क दो तो दूसरे कोने में आपको स्मेल देखने को मिल जाती है परफ्यूम की, फ्रेग्रेंस सूंघ, आप बेसिकली सूंघ सकते हो उसको। रीजन इसका क्या होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मोशन हमेशा शो करते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया, एक होती है सॉलिड, हाँ जी मैम, एक होती है लिक्विड, यस मैम, और एक होती है गैस, यस मैम। हाँ, आपने हमें 3 स्टेट बता दी लिक्विड की, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रही हैं, यानी अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, या फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में, या फिर गैस से लिक्विड में, यानी कि उल्टा उल्टा भी अगर है, तो बेसिकली क्या है, जो आपकी स्टेट्स है मैटर की, अगर उनका इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप जा रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और हर एक इंटर कन्वर्जन का अलग अलग नाम होता है, अब उस नाम को पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास अगर आपका सॉलिड जो है, अगर वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, ठीक है। देखो, तो सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, तो क्योंकि सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में वाइब्रेशंस होती हैं बहुत लेस, और अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसको अगर आपने हीट दे दी है, क्या दे दी है इसको, अगर आपने हीट दे दी है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये वाइब्रेशंस टूट जाती हैं और पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट आपको लिक्विड देखने को मिल जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट आपका है जब आप लिक्विड से गैस में चेंज कर देते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो अपने स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो वो होता है आपका इवेपोरेशन। और क्या बताया गया है, हीट करने पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फास्टर, और उनका जो मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है, और इन द एंड वो गैस बन जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है जब गैस से लिक्विड बनता है, जब गैस से लिक्विड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन,
ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास बीकर है, आपने इसको हीट किया, इसमें जो पानी था वो भाप बन के उड़ने लगा, आपने देखा कि पानी का लेवल मेरा कम हो रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट रख दी। अब जब आप पानी के ऊपर वो प्लेट रख दोगे, उसकी जो भाप होती है वो धीरे धीरे वापस जो भाप है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं कंडेंसेशन। इट्स द ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग और इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने पर आपको देखने को मिलती है फ्रीजिंग। क्या देखने को मिलती है? फ्रीजिंग, जहां पर टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है, और कूलिंग आपकी खत्म करती है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। यही सेम काम आपका बॉइलिंग में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। मैम क्या डिफरेंस होता है बताती हूँ। जो बॉइलिंग होती है आपकी, उसको आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है कि उस टेम्परेचर पर वो बॉईल होगा, लेकिन इवेपोरेशन को कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी बॉइलिंग पॉइंट आपको देने की, कुछ भी नीड नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप पानी डालो, 3 से 4 दिन बाद अपने आप को पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी गायब। क्यों? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन हो गया। तो इवेपोरेशन की सिंपल सी कंडीशन होती है कि टेम्परेचर कुछ भी हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर कैन बी ओके, और आपका जो इवेपोरेशन है वो हो जाएगा प्रोसेस। अब जो फैक्टर्स है जो ये इफेक्ट करते हैं आपके इवेपोरेशन को, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आपका सरफेस एरिया। अगर आप चीज़ों को फैला के सुखाओगे, देखो गीले कपड़े हैं, आपने उसको फैला के सुखाया, ज़्यादा सरफेस एरिया मिला, ज़्यादा लिक्विड बेसिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी इवेपोरेशन हो जाएगी। तो सरफेस एरिया जो है आपका, क्या बोला मैंने, जो आपका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन से, यानी कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर? अगर आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी रेज होगी, काइनेटिक एनर्जी रेज होगी तो मोशन रेज होगा पार्टिकल्स का, और मोशन रेज होगा तो लिक्विड से वेपर में अपने आप पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर भी जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवेपोरेशन के। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विंड स्पीड, हवा की जो स्पीड होती है बेसिकली, ये क्या बना दिया मैंने, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हवा बहुत ज़्यादा होती है, आपकी विंड स्पीड अगर ज़्यादा है, तो अगेन आपकी जो विंड स्पीड की वजह से जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। हायर द विंड स्पीड इंक्रीजेज द इवेपोरेशन। जैसे कि जो आपके कपड़े होते हैं वो अगर हवा चल रही है तो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? देखो ह्यूमिडिटी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ह्यूमिडिटी इज वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन एयर, वाटर कंटेंट इन एयर, यानी कि आपकी एयर में, आपकी हवा में कितना वाटर का कंटेंट है, कितना वाटर का अमाउंट है, वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एयर में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स जो आपकी वेपराइजेशन है वो नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग हिंदी में नमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमी, मॉइस्चर। ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो ऐसा फैक्टर है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवेपोरेशन के। ठीक है। इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड। आपका हर एक लिक्विड डिफर करता है। क्या डिफर करता है? कि इवेपोरेशन किस रेट पे होगा, ये पांचवा फैक्टर। इसके बाद आता है आपके पास कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से आपको कूलिंग क्यों देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है? देखो इवेपोरेशन क्यों कॉज करती है कूलिंग को? क्योंकि इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी जाती है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू चेंज इनटू वेपर, जब आप इसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से वेपर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको कूलिंग मिलती है। एग्जाम्पल देखो, यही एब्जॉर्ब हीट जो होती है ये टेम्परेचर को लोअर कर देती है। ठीक है। क्या बोला मैंने? इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और यही एब्जॉर्ब एनर्जी जो होती है आपकी, ये वेपर में कन्वर्ट होती है, और वेपर में एब्जॉर्ब एनर्जी कन्वर्ट होते समय टेम्परेचर को कर देती है लोअर, टेम्परेचर को कर देती है कम, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलती है देखने को? कूलिंग, यानी ठंडक। एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी पसीने की वजह, जब हमको पसीना आता है बेसिकली, तो वहाँ पे इवेपोरेशन बेसिकली हमें देखने को मिलता है, और हमारी बॉडी पसीने आने के बाद थोड़ा सा कूल फील करती है। रीजन इसका क्या है? कि जो वो एब्जॉर्ब्ड हीट है जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है बाहर जाकर, तो वो क्या कर रही है? टेम्परेचर को रेज मतलब लो कर रही है। ठीक है। और लो करने की वजह से हमें क्या दिखता है? कूलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वाटर इन अर्थन पॉट्स, और फिर अल्कोहल्स और परफ्यूम, और इसके साथ साथ डेजर्ट कूलर्स वर्क बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डेज। ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अब आपके पास आता है लेटेंट हीट। क्या बताया मैंने? लेटेंट हीट। अभी लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट हीट बेसिकली वो अमाउंट होता है हीट एनर्जी का जो हमें चाहिए होता है, विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस
टू चेंज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। देखो आपको क्या करना है, आपको एक स्टेट 1 से आपको स्टेट 2 पे जाना है। आपको जो हीट एनर्जी इस स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए चाहिए, लेकिन टेम्परेचर को सेम रखकर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, वो आपकी होती है लेटेंट हीट। यानी कि वो अमाउंट जो हीट का, बेसिकली हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो आपको चाहिए टू चेंज द स्टेट, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो अमाउंट चाहिए एनर्जी का, उसके टेम्परेचर को बिल्कुल कांस्टेंट रखकर, वो आपकी होती है लेटेंट हीट। ठीक है, अब आती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब आप देखो बेसिकली वो हीट एनर्जी जो कि आपको चाहिए होती है कि आप 1 किलो, देखो सॉलिड से आप जब लिक्विड में चेंज कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको बेसिकली एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, इसीलिए लेटेंट हीट क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज आप कर रहे हो। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट्स वो बिल्कुल क्लियर दे दिए गए हैं कि जब आपको लेटेंट हीट, आपको वो हीट एनर्जी चाहिए जो कि आपके 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज किए बिना, वो क्या हो जाएगी, मेरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी आइस है, आइस मेरी 0 डिग्री सेल्सियस की है। अब जब मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में मैं उसको लेकर आई, तो भी वो मेरी 0 डिग्री सेल्सियस की ही है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो मेरा ये आइस सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जब मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां पर आपकी जो एनर्जी चाहिए उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि आपका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ है। और लास्ट एंड द लीस्ट आपको मिलता है देखने को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, जब आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी जो आपको चाहिए कि आप 1 किलो लिक्विड को वेपर में चेंज कर पाओ एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन टेम्परेचर को बिना चेंज किए, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे आपको स्टोर्ड एनर्जी देखने को मिलती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखने को मिलती है। अब इस चैप्टर का बेसिक खत्म हो गया है। आपका फ्लो चार्ट दे देती हूँ एक। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैटर, ठीक है, कि आपका मैटर जो है वो होता क्या है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो कि मैंने कितनी बताई आपको, 4 बताई। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको मैटर की बताई। उसके बाद आपने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी मैंने आपको बताई, पहले मैंने बताई आपको सॉलिड, फिर बताई लिक्विड, फिर बताई मैंने आपको गैस। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा इनका इंटर कन्वर्जन। क्या पढ़ा इनका, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब जब मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज करूंगी, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, ये सब। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया इवेपोरेशन के बारे में। किसके बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग क्यों करती है, वाई कूलिंग। ठीक है, क्यों कूलिंग करती है वो। इसके बाद मैंने आपको बताया फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट हम लोगों ने पढ़ा अपना लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। और इसके साथ आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, एंड तक बने रहने के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और नेक्स्ट 1 शॉट के लिए बने रहिए गुजर्स मिशन एजुकेशन के साथ। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीबॉडी, अ बिग थैंक्स टू ऑल द GMENs।